मेरा नाम दीपेश कुमार निराला है। मैं वर्ष 2009 से आरटीआई जो सूचना अधिकार अधिनियम 2005 है उसके क्षेत्र में काम कर रहा हूं और विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों, केंद्र सरकार के अधीन की संस्थाओं, राज्य सरकार के अधीन की संस्थाओं, कई स्टेट की संस्थाओं पर कई तरह के आरटीआई हमने किया है और कई सूचनाएं हमने ली है। आरटीआई जो है ये सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 राइट टू इंफॉर्मेशन, ये एक अधिकार है जिससे आप एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी सरकारी फाइल जहां पर सूचना संधारित है, आपकी पहुंच वहां तक ये अधिनियम आपको सुनिश्चित करवाता है। वो या तो लिखित फॉर्म में, कागज के फॉर्म में स्टोर्ड है, या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वो कंप्यूटर में स्टोर्ड है, या फिर आपको वीडियो के फॉर्म में है। किसी भी रूप से अगर वो संधारित है और स्टोर्ड है बाय पब्लिक अथॉरिटी तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं अंडर आरटीआई एक्ट। कृपया माइक बंद कर लें राकेश जी। और आरटीआई जो है इसमें आपका मुख्य रूप से 3 चरण होता है। पहला चरण है आपका आरटीआई आवेदन, दूसरा चरण है आपका प्रथम अपील और तीसरा चरण है आपका द्वितीय अपील। ये 3 चरणों में आपको फैसिलिटी है कि सूचना आपको मिलेगी। सबसे पहला आपको आरटीआई एक्ट का धारा 6 जो है वो आपको सूचना आवेदन लगाने की बात करता है, जिसमें आप एक सादे कागज में और नागरिक के हैसियत से आप किसी भी पब्लिक अथॉरिटी जो लोक प्राधिकार हैं उनसे वहां संधारित और संग्रहित हो रही सूचनाओं की कॉपी मांग सकते हैं, सूचनाओं की जानकारी मांग सकते हैं। और इसके लिए आपको 10 रुपए आवेदन शुल्क जो है वो आपको वहां पेमेंट करना पड़ेगा। आवेदन शुल्क जो है वो बीपीएल कैटेगरी के लिए फ्री है, अगर आप बीपीएल कार्ड वहां पर जेरोक्स लगाते हैं तो। और जैसे ही आपने आरटीआई फाइल किया उससे 30 दिनों के अंदर आपको धारा 7 कहता है कि सूचना प्राप्त करने का अधिकार है और ये एक टाइम बाउंड एक्ट है। मान लीजिए आपने 1 तारीख को आरटीआई जमा कर दिया लोक प्राधिकार के कार्यालय में, 30 तारीख तक अगर आपको सूचना नहीं मिलती है तो 31 तारीख या 1 तारीख जो जैसा भी केस है उसमें आप प्रथम अपील करने के हकदार हो जाते हैं। तो मैंने पहले आपको सूचना आवेदन के बारे में बताया, धारा 6 और धारा 7 के बारे में मैंने आपको बताया, इसकी मियाद बताई मैंने आपको। मान लीजिए आपको लोक सूचना पदाधिकारी जो है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, उन्होंने 30 दिनों में सूचना नहीं दिया या आधी अधूरी सूचना दी। आपने 5 बिंदु मांगे थे, 1 बिंदु दिया, 4 बिंदु नहीं दिया, या आपको लगता है 3 बिंदु पर सटीक सूचना दी, 2 बिंदु पर उन्होंने भ्रम की स्थिति पैदा कर दी या सूचना को डिनायल कर दिया, तो इन सभी केसेस में आप धारा 19(1) के तहत आप प्रथम अपील करेंगे। अब प्रथम अपील कहां करेंगे? तो आपने सूचना आवेदन कहां लगाया था? जिस कार्यालय में आपने लोक प्राधिकार, वहां के जो जन सूचना पदाधिकारी हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर बोलते हैं, उनसे वरीय रैंक के पदाधिकारी उसी कार्यालय में, या जो मान लीजिए आप सीओ हैं तो सीओ से वरीय रैंक है आपको डीसीएलआर, आप उनके यहां लगाएंगे। और वो सब नामित हैं, हर जिले में, हर विभाग में उन सब चीजों को नामित किया गया है। आप प्रथम अपील पदाधिकारी के पास अगले 30 दिन के बाद आप वहां पर प्रथम अपील लगाएंगे और आप बताएंगे कि हमें कौन सी सूचना मिली, कौन सी नहीं मिली, हमें क्या शेष बच गया, हमारी आपत्ति क्या है जन सूचना पदाधिकारी के विरुद्ध। कि हमने 5 बिंदु मांगे थे साहब, हमको 3 ही बिंदु का सप्लाई हुआ इंफॉर्मेशन और 2 बिंदु का रिमेनिंग इंफॉर्मेशन हमारे पास अभी शेष बचा हुआ है जो आप हमको दिलवाइए। और इसका प्रोविजन आपको सेक्शन 19(1) में है। अब इसकी भी मियाद आपके पास जो है वो 30 दिन है। मतलब 1 जनवरी को अगर आपने आरटीआई लगाया तो और 30 जनवरी तक आपको पूरा सूचना नहीं मिला, तब आप 31 जनवरी, 1 फरवरी, जब भी आप फर्स्ट अपील फाइल करते हैं प्रथम अपीलीय प्राधिकार फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास, तो नेक्स्ट आपको फिर 30 दिन का समय मिलता है, जिसमें प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का दायित्व होता है कि वो आपके आवेदन को संज्ञान में लें
और जो आपने आपत्ति प्रकट की है उसको नियमानुसार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अगर सूचना छिपाई जा रही है या सूचना डिनायल है या सूचना भ्रामक है तो उसका निराकरण करके आपको सूचना दिलाएं। लेकिन बहुत से केसेस में हमने देखा है कि प्रथम अपील पदाधिकारी कारगर नहीं हो पाते हैं, या वो टाइम बाउंड जो है 30 दिन का, उसमें कोई सूचना ही नहीं दिला पाते हैं आपको। उस समय आपको कुछ बताते ही नहीं है, ना ही आपको नोटिस करते हैं, ना ही मामले में कॉग्निजेंस हुआ कि नहीं हुआ ये बोलते हैं। तो उसके लिए एक्ट ने तीसरा जो चरण है वो है सेकेंड अपील का। इस सेकेंड अपील का प्रोविजन जो है वो 19(3) में दिया हुआ, धारा 19(3) कि आपका पहला 30 दिन सूचना आवेदन में, अगला 30 दिन प्रथम अपील में, ये 60 दिनों में भी आपको पूरी सूचना नहीं मिलती है तो अगेन 90 दिनों के अंदर आप फिर सेकेंड अपील फाइल कर सकते हो। और सेकेंड अपील कहां फाइल होगा? ये फाइल होगा सूचना आयोग में। अर्थात अगर केंद्र सरकार से नियंत्रित प्राधिकार है, जो आपका ऑफिस जहां से आपने सूचना मांगी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के गवर्न में है, तो आपको केंद्रीय सूचना आयोग नई दिल्ली में सेकेंड अपील फाइल करना पड़ेगा। और अगर आपने राज्य सरकार, झारखंड सरकार, बिहार सरकार, छत्तीसगढ़ शासन, उनके नियंत्रणाधीन विभागों से सूचना की मांग की है तो आपको वहां उस राज्य के जो सूचना आयोग हैं वहां के मुख्य सूचना आयुक्त के पास आपको अपना सेकेंड अपील प्रेषित करना पड़ेगा। और इस पे आप क्लियर कट चीजों को उल्लेख करेंगे कि इतना तारीख को मैंने सूचना आवेदन लगाया, ये सूचना मुझे मिली, ये सूचना नहीं मिली, या कोई भी सूचना नहीं मिली, जैसा भी आपका केस है। फिर उसके अगले 30 दिनों के अंदर हमने फर्स्ट अपील फाइल किया प्रथम अपीलीय प्राधिकार के पास, वहां से भी हमें इतनी सूचना नहीं मिली, ये सूचना मेरी बची हुई है जो अभी ये क्रमांक के अंतर्गत नहीं है। अपनी पूरी आपत्तियों को बिंदुवार आप सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील के माध्यम से रखेंगे। लेकिन द्वितीय अपील में जो आपका सूचना आयोग है उसके पास कोई लिमिटेशन एक्ट में नहीं दिया है कि वो 1 महीने में आपका द्वितीय अपील को डिस्पोज करेगा या 1 साल में करेगा, क्योंकि इनके ऊपर पूरे देश का लोड है, केंद्रीय सूचना आयोग के ऊपर और राज्य सूचना आयोग के ऊपर पूरे जिलों का लोड है। तो आपका आप माइक ऑफ कर लें, ठीक है। तो जैसे आपका सेकेंड अपील सूचना आयोग में पहुंचता है जन सूचना पदाधिकारी और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के विरुद्ध, उस में एक नोटिस निर्गत होता है। वो उन दोनों पदाधिकारियों के पास जाता है सूचना आयोग की तरफ से और वहां सुनवाई की व्यवस्था है। वहां पर आपको भी नोटिस की प्रतिलिपि दी जाती है और वहां पर आप दोनों पक्षों की सुनवाई चालू हो जाती है। वो आपके लगाए गए सूचना अधिकार आवेदन जो आपने धारा 6 के तहत फाइल किया है उसको देखते हैं, उस पर जन सूचना पदाधिकारी का क्या रिप्लाई है उसको देखते हैं, वो आपका कितना सूचना आपने मांगा और कितना जन सूचना पदाधिकारी ने दिया और कितना शेष है। तो ये जो शेष वाला पार्ट है, जो लैकिंग पार्ट है, ये इंफॉर्मेशन दिलाने का जिम्मेदारी सूचना आयोग को है। फिर वो देखते हैं कि प्रथम अपील पदाधिकारी ने क्या किया, उसने क्या कुछ इंफॉर्मेशन दिलाया या नहीं दिलाया। इन दोनों के ऊपर एक पक्ष से सुनवाई और एक आपका और से सुनवाई, दोनों पक्षों को सुनने के बाद वो यहाँ पर सूचना दिलाने की दिशा में काम करते हैं और अपना निर्णय पारित करते हैं। तो ये मुख्य रूप से त्रिस्तरीय व्यवस्था है। धारा 6 के तहत सूचना आवेदन आप 10 रुपए आवेदन शुल्क के साथ लगाएंगे। धारा 19(1) के तहत आप प्रथम अपीलीय पदाधिकारी के पास प्रथम अपील करेंगे और धारा 19(3) के तहत आप सेकेंड अपील करेंगे। तो अब मैंने आपको ये त्रिस्तरीय व्यवस्था बता दी जो कि आरटीआई एक्ट में लिखा हुआ है, जिसका हम लोग प्रयोग करके इंफॉर्मेशन लेते हैं। और ये आप इसका जो सेक्शन 2J है, अगर आप इसका सेक्शन 2 का J क्लॉज पढ़ेंगे तो स्पष्ट है कि कहां कहां से आप सूचना, क्या क्या सूचना ले सकते हैं। सूचना की परिभाषा सेक्शन 2F में दी हुई है कि सूचना क्या है और सूचना किस प्रकार से ली जा सकती है। वो 2J1 में है, 2J2 में है, 2J3 में है, 2J4 में है। आप किसी भी सरकारी काम का निरीक्षण कर सकते हैं। कहीं रोड बन रहा है,
हमको आप जन सूचना पदाधिकारी उस विभाग के जो है रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के, उनके पास आवेदन दीजिए कि हमें निरीक्षण करना है अंडर 2J1 में। आप 2J2 में सर्टिफाइड कॉपी ले सकते हैं। जो आप एविडेंस ले रहे हैं, जो आप सूचना ले रहे हैं, उनकी सर्टिफाइड कॉपी, सच्ची प्रतिलिपि आप ले सकते हैं। जो कि आप एविडेंस एक्ट में जानते होंगे, नकल निकालना, सर्टिफाइड कॉपी लेना, तो यहाँ वही शक्ति प्रदान किया गया है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में। आप उन इंफॉर्मेशन को सर्टिफाइड रूप में ले सकते हैं और उसको सर्टिफाइड करेंगे आपके जन सूचना पदाधिकारी, जिससे आप उसको कल कोर्ट में प्रयोग करना हो, आपको भविष्य के कार्यों में उसका प्रयुक्त करना हो, आपको कोई सरकारी कार्यालय में उसका प्रयोग करना हो, तो वो सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन होगी। आप सेक्शन 2J2 के अंतर्गत आपने अगर कोई आवेदन किसी कार्यालय में काम के लिए लगाया कि मेरा राशन कार्ड बना दीजिए, हमको वोटर आईडी कार्ड बनाना है, हमारा दाखिल खारिज का आवेदन आपने दिया, तो हर आवेदन पर टिप्पणी होती है, नोटिंग होता है। अगर आप माफ करेंगे बीच में रोक रहा हूँ, आप सवाल भी अगर एक दो लेंगे तो बताएंगे। सर मैंने स्टार्ट में ही बताया है कि मैं पहले आधा घंटा में बोल लेता हूँ, फिर सवाल लूंगा। मैं थोड़ा देर से जुड़ा था, हाँ करेंगे। ठीक है, ठीक, इंटरफेयर ना करें, हम लोग का रिदम टूटता है। हाँ, तो ऐसा है कि आप उसका नोटिंग भी ले सकते हैं, जो नोटिंग आपके आवेदन पर कंसर्न अधिकारी ने किया। जो देखते हैं समानता, आप आवेदन देते हैं, बायां हाशिया पे सरकारी अधिकारी लिखते हैं, वो किसके पास उसको फॉरवर्ड करते हैं या उस पर कोई क्वेरी करते हैं, या उसके आलोक में आप नोट शीट खोलते हैं, ऑर्डर शीट खोलते हैं, जिसको आदेश फलक भी कहा जाता है। आप उसकी जानकारी भी ले सकते हैं कि उस अधिकारी ने आपके आवेदन पर क्या टिप्पणी की, और ये भी आपको सेक्शन 2J2 में मिलेगा, और सर्टिफाइड कॉपी ले सकते हैं इसकी आप। अब किसी सरकारी कृति में अगर आप कमजोर पत्थर लगा रहे हैं, आप बालू वहां लगा रहे हैं, आप मोरम वहां लगा रहे हैं घटिया क्वालिटी का, आपका नल जो है घर का उससे गंदा पानी सप्लाई हो रहा है, तो आप उसका नमूना भी ले सकते हैं, सीलबंद नमूना। ये सेक्शन 2J3 आपको अधिकार देता है। आप अपने जन सूचना पदाधिकारी, जैसे नल का मामला है, पानी सप्लाई का मामला है, चाहे आपको पेयजल स्वच्छता विभाग करे, चाहे आपका नगर पालिका कर रहा है, आप उसको एक RTI आवेदन धारा 6 में लगाएं और वहां पर बोले कि हमको धारा 2J3 के तहत इस जो आपके द्वारा आपूर्ति हो रही है इस पानी की हमको सैंपलिंग लेना है, सीलबंद नमूना लेना है, तो ये भी आपको RTI से प्राप्त हो सकता है। तो RTI आपका एक एविडेंस कलेक्शन टूल है, सबूतों को जमा करने का, जानने का अधिकार है, जो आज तक स्वतंत्रता के इतने साल बाद फाइलों को गोपनीय कर दिया जाता था। आप देखते होंगे लाल कवर में फाइल बांधा रहता था, लाल कपड़े में फाइल बांधा रहता था, जिसको लाल फीता शाही कहते थे। उस फीते को तोड़ दिया, उस लाल कवर को हटा दिया और आ गया राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। इसके पहले आपका वो जो लाल कपड़ा लगा रहता था, लाल फीताशाही थी, उसको एक एक्ट गवर्न करता था, जिसके तहत ये सरकारी पदाधिकारी उसको कर पाते थे। उसका नाम था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, शासकीय गोपनीय अधिनियम। लेकिन RTI पे शासकीय गोपनीय अधिनियम लागू नहीं होता है, इसलिए लाल फीताशाही खत्म हो रही है, ये फाइल खुल रहा है और ट्रांसपेरेंसी आ रही है, जवाबदेहिता आ रही है, आपको प्रशासन को अकाउंटेबल बनाया जा रहा है, ट्रांसपेरेंट बनाया जा रहा है। तो ये किसके द्वारा हो रहा है? ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के द्वारा हो रहा है। तो मैंने आपको बताया इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन के लिए आवेदन कैसे लगाना है, उसके लिए फीस क्या है, किस कैटेगरी को एग्जेम्प्ट किया गया है जिससे फीस नहीं देना है, उसको BPL कैटेगरी को उसके लिए माफी है, कितने दिनों में इंफॉर्मेशन आपको मिलना है, अगर उस समय पीरियड में आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिला तो आप कहां पर प्रथम अपील करेंगे, प्रथम अपील करने की रीति क्या होगी, फिर अगर वहां से भी आपको निराकरण नहीं मिला, वहां भी अगले 30 दिनों में आपको सूचना नहीं मिली, तो आप सेकेंड अपील कहां सूचना आयोग में करेंगे। केंद्र सरकार का मामला होगा तो क्या करेंगे, राज्य सरकार के विभाग होंगे तो क्या करेंगे, और आप सूचना का अधिकार से क्या क्या अधिकार आपको है, निरीक्षण का काम में प्रयुक्त सामग्री है उसका आप सीलबंद नमूना ले सकते हैं। तो आप सब चूंकि अब मीड में हम लोग हैं और सब सुन रहे हैं इस बात को पेशेंस से, मैं आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और आपको एक रिक्वेस्ट है मेरा कि आप लोग अपने लोकल मार्केट से
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का किताब ले लें। आपको हिंदी अच्छा लगता है हिंदी में किताब ले लें, अंग्रेजी अच्छा लगता है तो अंग्रेजी में ले लें, अगर दोनों ही सब भाषा अच्छा लगता है तो डिगलॉट भी मिलता है। आप किसी भी कानून संबंधी दुकान में जाएंगे तो आपको किताब उपलब्ध हो जाएगा। और अगर आप वो भी नहीं करना चाहते हैं, गूगल में जाइए, गूगल में आपको आरटीआई एक्ट का पीडीएफ है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। आपको कार्मिक विभाग की साइट में आपको मिल जाएगा, आपको सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की साइट में मिल जाएगा। तो एक किताब आप अपने पास जरूर रखिए। अगर इस कानून को आप उपयोग करना चाहते हैं भविष्य में, तो जितना चीजें मैंने बताई इसको आप नोट कर रहे हैं, इसको आप ध्यान से सुन रहे हैं, तो इसको एक गो थ्रू हो जाइए कि जो मैंने बताया कहाँ सेक्शन 6 है, कहाँ सेक्शन 7 है, कहाँ सेक्शन 19 है, कहाँ सेक्शन 2F है, कहाँ सेक्शन 2J है। क्योंकि हम तो इतना लंबे समय से आज प्रैक्टिस कर रहे हैं 2009 से, इसलिए हमें ये सब चीजें याद हो गई है। लेकिन आप लोगों के में से कई लोगों के लिए नहीं होंगी, कई लोग इसको समझ रहे होंगे, कई लोग इसमें सक्सेस पा लिए होंगे, लेकिन कई लोग अभी भी सक्सेस से दूर हैं। और ये बड़ा कमाल का अधिनियम है, बड़ा कमाल का उपयोगी चीज है। 2005 में ही आया। 2005 के बाद किस तरह से देश में ओल जोल पोल सब खुल रहा है। चाहे कॉमनवेल्थ का मामला खुला कि 400 रुपए दाम की कुर्सी को 4000 रुपए में किस तरह से भाड़े में लिया गया, उसका डॉक्यूमेंट आया, उसका एविडेंस आया, कोर्ट में उसका एविडेंस को प्रयोग किया गया, लोग जेल तक गए। तो इसने एक क्रांति लाई है। ये पहला इस तरह का अधिकार है भारतीय संविधान के मूल अधिकार और ह्यूमन राइट के बाद कि आप सरकारी कागजातों में क्या बंद है वो आप जान सकते हैं। आपके आवेदन पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है वो जान सकते हैं। आपके आवेदन पे कौन पदाधिकारी लगा हुआ है वो जान सकते हैं। वो पदाधिकारी क्या कर रहा है वो जान सकते हैं। आपका आवेदन किस किस पदाधिकारी के पास जाएगा, किस किस टेबल पे जाएगा, कितने समय बद्ध तरीके से वो काम कर रहे हैं वो जान सकते हैं। आपके आवेदन पर क्या हुआ, क्या एक्शन लिया गया वो आप जान सकते हैं। उनकी सर्टिफाइड कॉपी लिखित रूप में ले सकते हैं। तो ये बहुत जबरदस्त कानून है, बस इसका प्रयोग करने को हम लोग को आना चाहिए। अब हम इसमें इंटरेक्टिव सेशन में प्रवेश करेंगे। आप लोग की जो जिज्ञासा होगी एक एक करके आप पूछेंगे। हम जैसे बोलेंगे एक आदमी केवल अपना अनम्यूट करेगा, उसका जिज्ञासा समाप्त होगा, फिर दूसरा आदमी अपना अनम्यूट करेगा, तो हम लोग सब एक दूसरे को एड्रेस कर पाएंगे। अन्यथा अगर सब एक साथ बोलेंगे तो बहुत हौच-पौच हो जाएगा और हम लोग डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो जो आदमी बोलना चाहते हैं पहला माइक अनम्यूट करें और अपनी जिज्ञासा को पूछें। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते विवेक जी। मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरे पिता ने आवेदन दिया था, मेरी माँ ने कुछ आवेदन दिया था, दोनों के आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं है, दोनों का देहांत हो चुका है। तो क्या मैं उनके आवेदन पर सूचना मांग सकता हूँ? बिल्कुल मांग सकते हैं, आप उनके उत्तराधिकार हैं। आप आवेदन उन्होंने जो लगाया था उसका दोनों का फोटोकॉपी कराइए और जन सूचना पदाधिकारी जो है उस कार्यालय में जहां आवेदन दिया गया है, मेरे माता और मेरे पिता ने ये आवेदन दिया था, उनकी मृत्यु इतना तारीख को हो गई है, मैं उनका वारिस उत्तराधिकार हूँ, ठीक है। तो मुझे इस आवेदन पे अब तक क्या कृत कार्रवाई हुई है, क्या एक्शन टेकन है वो ले सकते हैं आप। ज्योति शंकर जी। सर एक चीज और पूछना था कि एक बार मैंने एक सीओ को फाइन भी करा हुआ था 5000 रुपया। हाँ, फिर वो सीओ चले गए हाईकोर्ट में और लंबित। हाँ, तो लंबित है तो हाईकोर्ट का प्रक्रिया है, फिर समय आएगा तो निर्णय होगा। न्यायालय में देर लगता है, लंबा प्रक्रिया है। दूसरे व्यक्ति अपना माइक अनम्यूट करें और सवाल पूछें। ज्योति शंकर जी। ये सेक्शन 2J1 में जो इंस्पेक्शन का अधिकार है। हेलो, हाँ जी सुन रहा हूँ, बोलिए ज्योति जी। सेक्शन 2J1 में इंस्पेक्शन का अधिकार है, वो कब और कैसे किया जा सकता है? आप जन सूचना पदाधिकारी जो भी विभाग को जिस भी सरकारी कृति को आप निरीक्षण करना चाहते हैं उसको आप आवेदन देंगे 10 रुपए के आवेदन शुल्क के साथ। और अगर आप बीपीएल कैटेगरी से हैं तो अपना बीपीएल कार्ड का जेरोक्स लगा के आवेदन शुल्क उसमें नहीं देना है और उनको बोलेंगे इस कार्य का मैं निरीक्षण करना चाहता हूं, आप मुझे दिनांक, समय और स्थान बताएं कहां मैं उपस्थित हो जाऊं ताकि इसका निरीक्षण मैं कर सकूं। ये एक्ट 6 के अंदर जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा उस समय भरते ही फर्स्ट टाइम में ही उनको देना है 30 दिन के अंदर।
जिस दिन आपका आरटीआई एप्लीकेशन रिसीव करेंगे उसके 30 दिनों के अंदर, 30 दिनों के अंदर कभी भी दे सकते हैं कि हम इंस्पेक्शन भी करना चाहते हैं। हाँ जी, नहीं उसी आवेदन में वही वो आपका रिक्वेस्ट ही होगा उस आवेदन में कि हम इसका इंस्पेक्शन करना चाहते हैं, वो आपको रिप्लाई करेंगे 30 दिनों के अंदर। थैंक यू सर। तीसरे व्यक्ति। दीपेश सर, हम ये जानना चाह रहे थे कि अगर फर्स्ट अपील और सेकंड अपील में भी अगर जानकारी मुहैया नहीं होती है तो फिर आगे का क्या प्रक्रिया है? देखिए, फर्स्ट अपील में आपको जानकारी नहीं मिले ये मान सकते हैं, लेकिन अगर सेकेंड अपील में सुनवाई हुई है तो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा। लेकिन हम देखते हैं कि केंद्रीय सूचना आयोग सिंगल डेट हियरिंग करता है, वो एक ही दिन में हियरिंग करके आपको निर्णय दे देता है, और उसके बाद अगर पब्लिक अथॉरिटी आपको इंफॉर्मेशन नहीं देता है तो आप उस ऑर्डर के एजुकेशन के लिए एक पिटीशन फाइल कर सकते हैं जो भी आपके सूचना आयुक्त थे उनके कोर्ट में। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद। चौथे व्यक्ति। और किन्हीं की कोई जिज्ञासा है? हाँ सर, उसमें पूछना था कि 10 रुपया जो जमा करने का फीस, जो 10 रुपया जमा होगा वो कैसे जमा होगा और उसमें किसी का नाम रहेगा क्या? जी बहुत अच्छा सवाल है। इस 10 रुपया को आप उस कार्यालय में जाकर नगद भी जन सूचना पदाधिकारी को देकर प्रत्यक्ष रिसीविंग ले सकते हैं, पहला मोड। दूसरा मोड, आप इंडियन पोस्टल ऑर्डर जो 10 रुपए का इंडियन पोस्ट ऑफिस में मिलता है उसको संलग्न कर सकते हैं, उसमें एक पक्ष में उनका नाम और भेजने वाले में आपका नाम रहेगा। तीसरा मोड जो है वो है डिमांड ड्राफ्ट, जो बैंक ड्राफ्ट बनता है डीडी, आप उससे 10 रुपए का आवेदन शुल्क को दे सकते हैं। और चौथा मोड जो है वो कहीं उस पे ये स्टाम्प जो है 10 रुपए का, उसके माध्यम से आप भुगतान कर सकते हैं। तो आपको जैसी सुविधा है, अगर आप भौतिक रूप से कार्यालय में जाकर आवेदन जमा कर रहे हैं तो 10 रुपया नगद दीजिए, और अगर आप स्पीड पोस्ट कर रहे हैं, रजिस्टर्ड के द्वारा, डाक के द्वारा भेज रहे हैं, तो उसमें डीडी या आपका इंडियन पोस्टल ऑर्डर आप उसमें संलग्न कर दीजिए। ठीक है सर। जी धन्यवाद। 5वें व्यक्ति। मनीष कुमार। सर बोलकर अगर ऑनलाइन करना हो तो? ऑनलाइन हर जगह पे ये व्यवस्था नहीं है। जैसे अभी झारखंड में ऑनलाइन आरटीआई की व्यवस्था नहीं है, सेंट्रल में कई डिपार्टमेंट ने ऑनलाइन सुविधा प्रदान की है, तो ये अभी यूनिफॉर्म नहीं है, हर जगह ऑनलाइन अभी उपलब्ध नहीं है। ओके सर। बोल रहे थे दीपेश सर जी, जितने भी आरटीआई की जो सूचनाएं होती है वो तो उसको लिफाफा बंद करके देना है, क्या हैंड टू हैंड भी सूचना मिल सकता है? हाँ, हैंड टू हैंड भी सूचना मिल सकता है। अगर आप जैसे भौतिक आवेदन को जाकर उसके कार्यालय में जमा करते हैं, नगद वो देते हैं, तो वो चिट्ठी लिख के बुलाएंगे कि अमुक दिन में आप आ जाइए, अपना आपका इन्फॉर्मेशन तैयार है, इसमें आपका अगर कोई शुल्क होगा, जैसे अगर मान लीजिए 5 पेज है तो 10 रुपए का आपका शुल्क होगा, आप 10 रुपए उस दिन जमा कीजिए और वहां पर अपना कागज को प्राप्त कर लीजिए। या अगर मान लीजिए वो शुल्क पहले ही मांग लिए हैं तो आप उसको भेज दीजिए, या पहले जाके नजारत में उनका जमा कर दीजिए, और जाके वो जो नियत तिथि में आपको चिट्ठी रहेगा आप जाके रिसीव कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को। वो बाई प्यून भी आपके घर पे भिजवा सकते हैं, वो बाई डाक भी आपके घर पे भिजवा सकते हैं, तो ये भेजने में कहीं कोई बंदिश नहीं है। थैंक यू। ओके सर। और कोई व्यक्ति जिनको कोई जिज्ञासा हो आरटीआई में? दुपेश मनीष बोल रहा हूँ जी। दुपेश जी, जैसे हम लोग कभी आरटीआई अगर फाइनअप करते हैं, जैसे पुलिस स्टेशन में या पोस्टमार्टम रिपोर्ट या डेथ सर्टिफिकेट या फिर डेथ सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन कॉपी के लिए, तो उससे बहुत बार ये लिख करके आ जाता है कि हम लोग थर्ड पार्टी को प्रोवाइड नहीं करेंगे। जी, तो ऐसा क्यों होता है? आप अगर सेक्शन 8 और सेक्शन 11 ये 2 धाराओं को पढ़ लेंगे तो आपका ये सवाल नहीं रह जाएगा। क्या है कि थर्ड पार्टी क्या होती है, पहले उसको समझना होगा। हम अगर अपने से संबंधित, जैसे अभी विवेक जी ने बोला कि हमारे माता पिता ने वो आवेदन लगाया था, क्या हम उसको ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, तो विवेक जी उसी पार्टी में है, तो विवेक जी उसको ले सकते हैं। लेकिन अब विवेक जी के जगह अगर मैं लगाना चाहूंगा तो मैं थर्ड पार्टी हूं, मेरा उस आवेदन से कोई लेना देना नहीं है, ना मेरा उससे कोई सरोकार है। और अगर हम बोलेंगे कि विवेक जी के माता पिता ने लगाया था, इस पर क्या एक्शन टेकन हुआ, तो मैं थर्ड पार्टी हूं, तो वो डिनाइल कर सकता है। लेकिन उस पर भी आपका ये प्रतिबंध लगाता है सूचना का अधिकार अधिनियम, उस पर एक क्लाउज है कि जो थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन कोई मांग रहा है
तो वो जो आप फर्स्ट पार्टी हैं, आप सेकंड पार्टी हैं जिससे संबंध में सूचना मांगी जा रही है, उनसे उनका कंसेंट लेने के लिए जन सूचना पदाधिकारी उनको चिट्ठी देंगे और उस केस में उनको 5 दिन का एक्स्ट्रा समय मिलेगा। जो हमें 30 दिन में सूचना उपलब्ध कराना है वो 35 दिन हो जाएगी और उससे पूछेंगे आपके माता पिता के संबंध में या आपके संबंध में ये अमुक व्यक्ति ने आरटीआई लगाया है, क्या मैं इनको इंफॉर्मेशन दे दूं? अगर आप अपना कंसेंट देते हैं कि हाँ दे दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, तो मैं वो इंफॉर्मेशन ले सकता हूं। और सेक्शन 8 जो है, जो आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह की बात कही, जहां केस अन्वेषण में है, इन्वेस्टिगेशन में है, अंडर ट्रायल में है, तो ये अन्वेषण का बात हो जाती है। सीबीआई कोई मामले को देख रही है, कोई ऐसा मामला है जो कि राष्ट्र की अखंडता संप्रभुता का मामला है, आप एटॉमिक बम बना रहे हैं, उसका बोलेंगे फॉर्मूला दे दीजिए, तो ये सबसे देश का खतरा है। तो ये चीजों को प्रतिबंधित किया गया है धारा 8 में। लेकिन वहां पर भी आपका अपवाद है। अपवाद क्या है? अगर वो लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट को शो कर रही है या वो करप्शन से रिलेटेड है, तो ऐसी परिस्थिति में जन सूचना पदाधिकारी, अगर उसको नहीं समाधान होता है तो प्रथम अपील पदाधिकारी, अगर उसको भी समाधान नहीं होता है तो सूचना आयोग ये निर्णित करेगा कि ये सूचना उनको देनी है या नहीं देनी है। तो आप अगर धारा 8 और 11 पढ़ेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। जी सर, एक चीज और जैसे मुझे जानना था जी, जैसे मैं इंश्योरेंस में क्लेम्स मैनेजर हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग अक्सर आरटीआई करते हैं, मतलब पुलिस स्टेशन हो गया, चाहे ग्राम पंचायत हो गया, चाहे हॉस्पिटल, सदर हॉस्पिटल, ये सब में मैं आरटीआई करता रहता हूँ जी। इसमें मेरा क्वेश्चन ये, जैसे कि अभी आपने बताया कि वो लोग नहीं देंगे, लेकिन मेरा कहना ये है कि अगर वो कंसेंट, अब जैसे आपने बताया कि कंसेंट को फॉरवर्ड करते हैं फर्स्ट पार्टी या सेकंड पार्टी को, अगर वो कंसेंट का अगर रिप्लाई अगर नहीं देते हैं तो उस केस में क्या वो प्रावधान है कि वो हमें दे देंगे? उसी के लिए तो टाइम बाउंड बना हुआ है। अगर 30 दिन में उन्होंने कंसेंट नहीं दिया, 35 दिन में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, तो आप फर्स्ट अपील कीजिए। फिर अगेन 30 दिन में अगर आपको नहीं मिला तो आप फिर सूचना आयोग जाइए सेकेंड अपील में। आपका तो एकदम समय निर्धारित है, आपको बस उस समय की खाना पूर्ति जो है वो कर देनी है। निर्णय तो आएगा भाई साहब। कितनी बार ये होता है कि वहां से लेटर आ जाता है कि वो नहीं दे सकते हैं, किसी को भी होता, थर्ड पार्टी को नहीं देंगे, तो आप चैलेंज कीजिए उसको प्रथम अपील में। अच्छा, प्रथम अपील कर सकते हैं ना? जी बिल्कुल कर सकते हैं। आप उस डिसीजन को नहीं मान रहे हैं, आपको लग रहा है वो एक्ट के अनुसार नहीं है, आप प्रथम अपील में जाइए, वहां निर्णय होगा। वो भी अगर समाधान नहीं देंगे तो सेकेंड अपील में निर्णय होगा। क्योंकि मैंने अभी एक अपील किया था, मतलब ऐसे आरटीआई डाला था, मुझे जानना था कि जितनी गाड़ियां चोरी हुई है उसमें से कितना रिकवर हुआ है। आरटीआई का एक केस था मेरे पास में, तो जस्ट मैंने आरटीआई से ऑफिसर बैठे बोला कि क्योंकि हम लोग के पास में रिकवरी के लिए भी आता है कि भाई रिकवर हुआ नहीं हुआ, कंटेक्ट हम लोग के पास में क्वेरी आ जाती है जी। तो उस केस में क्या होता है कि वो लोग देना नहीं चाहते हैं, क्या हम लोग उसके लिए भी अपील करना पड़ेगा फिर से? अगर आपको 30 दिनों में उन्होंने सूचना नहीं दी है तो आप तो अपील करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका अधिकार है ये। तो इसमें तो थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट तो कहीं नहीं, क्योंकि गाड़ी रिकवर हुआ कि नहीं हुआ ये जानकारी, ये तो पब्लिक डोमेन का सूचना है। थर्ड पार्टी क्या हुआ? हम पूछें कि आपका ससुराल कहाँ है, आपका बच्चे का नाम क्या है, लेकिन जो चीज एफआईआर में है, एफआईआर चूंकि एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो वो थर्ड पार्टी कहाँ से हो रहा है? वो तो थर्ड पार्टी नहीं होगा जी। और सर, अगर फाइनल रिपोर्ट अगर निकलवानी हो जिसका ऑलरेडी कोर्ट का डिसीजन चल रहा हो, हाँ, या जैसे थर्ड पार्टी डेथ होती है, केस होता है, केस हम लोग को केस डायरी या फिर, तो उसके लिए तो आपका एविडेंस एक्ट भी पूरा दे रहा है। आप किसी भी वकील को पकड़े और नकल एक कॉपी निकाल लें, आपको नकल का प्रोविजन एविडेंस एक्ट में भी है। अच्छा, तो वो कैसे निकलता है? किसी भी वकील को पकड़िए, बोलिए कि हमको इस केस का केस डायरी चाहिए, हमको इस केस का फाइनल फॉर्म चाहिए, वो आपको उसका, अगर आप प्रभावित पक्ष हैं तो आपको उसका नकल निकाल के दे देगा, सर्टिफाइड कॉपी। और कोई व्यक्ति जिनको जिज्ञासा हो, जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, वो पूछें। प्रणाम। नाम बताएं। किनका? बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी है। जी। जानकारी हम
कौन मालूम चल गया कि हम लोग कैश भी 10 रुपया दे सकते हैं। हाँ दे सकते हैं, एकदम दे सकते हैं। जी सर। जी बोलिए। आपका लगता है नेटवर्क स्लो है या छोड़ छोड़ के आ रहा है, आपका आवाज बहुत क्लियर नहीं है वहां से। तब तक हम लोग वेट करते हैं, कोई और सज्जन है तो वो बताएं। सर आप जो बुक का नाम बताए थे, सूचना का अधिकार, एक बार फिर से बता दीजिए तो। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। सर मेरा नेट कट जा रहा है। हाँ और सर एक सवाल और है जी। सर कभी कल ऐसा होता है जो हमारे सचिवालय से संबंधित सचिवालय में कौन सा डिपार्टमेंट, कई डिपार्टमेंट हैं। जैसे झारखंड गवर्नमेंट में मुख्य रूप से 32 डिपार्टमेंट हैं। तो मान लीजिए मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, आप भूमि सुधार निबंधन राजस्व विभाग का मामला को पूछ रहे हैं, तो आप सीधा जन सूचना पदाधिकारी भू राजस्व निबंधन विभाग झारखंड सरकार के पास आप उस आवेदन को भेजेंगे। आप पूछ रहे हैं पर्यटन विभाग का। होता है सर कि कभी कभी ऐसा होता है कि पता नहीं चलता कि हम उस सवाल को सर हम किस विभाग में कहाँ पर थे। नहीं, ये चीज आपको पता चल जाएगा। आप पर्यटन का पूछ रहे हैं, आप खाद्य आपूर्ति का पूछ रहे हैं, आप किस चीज का इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं, ये चीज एकदम आपको स्पष्ट हो जाएगा। वो आपका क्या सवाल है, आपका क्या मैटर है, ये इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मान लीजिए आपका आवाज बहुत क्लियर नहीं है वहां से। दैनिक वेतन भोगी करने से संबंधित हम किस से सवाल पूछे। दैनिक वेतन भोगी ये कार्मिक विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल कार्मिक विभाग। जी सर। जहाँ कर्मचारी पदाधिकारी आएंगे उसका मतलब कार्मिक विभाग। अच्छा ओके सर। एक सवाल और सर कि एक बार में हम कितना सवाल हम सर हम पूछ सकते हैं। इसका कहीं एक्ट में कोई वर्ड सीमा नहीं है। अच्छा ओके। हाँ, लेकिन सवाल पूछना है नागरिक बन के, कोई भी पदधारी बन के नहीं। जी सर। जी सर। जैसे होता है ना कि एक बार में हम 4 सवाल 5 सवाल पूछ सकते हैं। ऐसा कोई लिमिट कहीं नहीं है, कोई एक्ट में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है सर। ठीक, बहुत धन्यवाद सर। जी सर एक चीज और पूछना था, वो 2 च करके वो एक एग्जाम्पल दे के वो सूचना अधिकार से वंचित करते हैं, ये क्या है? 2 च क्या है, पढ़िए। सूचना का अधिकार, सूचना अधिकार में 2 च का देखिए मैं आपको पढ़ के बताता हूँ 2 च क्या है। ठीक है, जिसमें कि सूचना का परिभाषा है, सूचना से किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागज पत्र, नमूने, मॉडल, आंकड़ों संबंधी सामग्री और किसी प्राइवेट निकाय से संबंधित ऐसी सूचना सहित जिस तक तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है, किसी रूप में कोई सामग्री अभिप्रेत है। तो इतने चीज आते हैं सूचना अधिकार में। अगर आपने इससे ज्यादा कुछ मांगा है तो हो सकता है उसको डिनाई कर रहे होंगे धारा 2 च में। नहीं, बस उसका रेफरेंस देके कि ये इसके अंतर्गत नहीं आता है, 2 च के अंतर्गत नहीं आता करके दे देते हैं। तो आप जाइए प्रथम अपील में, आपको किसने रोका है? हाँ नहीं ठीक है, प्रथम अपील में बताएंगे, नहीं वहां बताएंगे तो सेकंड अपील में बताएंगे सूचना आयोग में। जी ठीक है सर। जी हेलो जी। अगर किसी विद्यालय में पूछा जाए कि कोई टीचर का नाम, कोई सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उनका नाम बताए, तो अगर उधर से जवाब आ जाए कि थर्ड पार्टी के है इसलिए सूचना नहीं दी जा सकती है। ये थर्ड पार्टी नहीं है सर, सूचना उनको वेतन मिल रहा है उसके बदले। आप वहां पर उसको सवाल को इस तरीके से पूछें कि आपके यहाँ फैकल्टी में कौन कौन है, उस फैकल्टी में जो प्राध्यापक हैं, जो भी अध्यापक हैं, उनका नाम और उनके द्वारा पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट की सूचना दीजिए। लेकिन नाम की जगह पर थर्ड पार्टी का यूज करके वो रोक देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आप फर्स्ट अपील में जाइए, सेकंड अपील में जाइए, ये नहीं हो सकता है। धन्यवाद जी। और किन्हीं को कोई जिज्ञासा?
जी। क्या हम लोग ये सवाल हाँ या ना का जवाब पा सकते हैं क्या? कोई भी सवाल, जैसे क्या यहाँ पे सवाल नहीं पूछा जा सकता है। प्रश्न और सवाल आरटीआई में नहीं पूछना है, हमें सूचना मांगना है। हमारा अभी सेक्शन 2 जो था 2F मैंने पढ़ के सुनाया आप लोग को कि सूचना क्या होती है। तो सूचना में कहीं भी क्वेश्चन नहीं है, कहीं भी प्रश्न नहीं है, कहीं भी सवाल नहीं है। हम सूचना मांग रहे हैं कि आप वो कागज हमको दीजिए, आप वो वीडियो हमको दीजिए, आप वो ईमेल हमको दीजिए, आप वो प्रेस विज्ञप्ति जो आपने जारी की है वो हमको दीजिए। आपने कोई सरकारी खर्चे में किसी से एडवाइस लिया, उस एडवाइस की कॉपी हमको दीजिए। हम सवाल नहीं पूछ सकते हैं सर इसमें। एक मामला था सर जी, उसमें सीओ साहब जो है उनको ऑनलाइन अपलोड करने के लिए म्यूटेशन अप्लाई नहीं हो पा रहा था, तो ऑनलाइन अपलोड करने के लिए खतियान लगा के जी आवेदन दिया गया जी। उस पर वो मालगुजारी रसीद का मांग करते हुए पेंडिंग कर दिया जी। तो इसमें आरटीआई कहाँ आया? इसमें तो आरटीआई कहीं नहीं आया, तो आवेदन है और आपका क्वेरी है। हाँ, तो आवेदन से संबंधित आरटीआई लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं कि मेरे आवेदन पर क्या हुआ। आपने जो क्वेरी मांगी है उसके अनुसार अगर आपने कागज जमा कर दिया होगा मालगुजारी रसीद, उसके बाद आपने क्या लिया, आपका टिप्पणी की कॉपी क्या है, आपका ऑर्डर शीट क्या है, आप पूरा ले सकते हैं। अच्छा, ठीक है सर। जी सर, एक चीज और पूछना था जी कि एक कंप्लेन हमने मुख्यमंत्री स्तर पर किया, वहाँ से जांच के लिए आया डीसी को। ठीक है। डीसी अभी तक जांच लंबित रखे। ठीक है। डीसी को जन सूचना अधिकारी के रूप में उनसे सूचना मांग सकते हैं? एकदम मांग सकते हैं। डीसी लोक प्राधिकार है। आप सीधा, आप कौन से जिले से हैं, किस जिले से हैं आप, किस जिले के डीसी से आपको सूचना चाहिए? जी, किस जिले के डीसी से सूचना चाहिए? गढ़वा जिला। हाँ, तो आप सीधा लिखिए सेवा में श्रीमान जन सूचना पदाधिकारी उपायुक्त गढ़वा का कार्यालय। अच्छा, कार्यालय कर दें। हाँ, और उनका कार्यालय में जो जन सूचना पदाधिकारी नामित है वो आपको सूचना देंगे। जी जी, ठीक है सर, थैंक यू जी। सबको जोहार। दीपेश निराला सर को नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। और बहुत अच्छा लगा कि आपने इस तरह का काम करने का प्रयास किए हैं झारखंड में। जी धन्यवाद। और सर, कहना है कि झारखंड का जो स्थिति है सूचना के अधिकार अधिनियम पर, बहुत ही दयनीय स्थिति यहाँ पे। जी। राज्य में राज्य सूचना आयुक्त का नियुक्ति अभी तक नहीं किया, 3.5 साल हो गया। तो सर बहुत सारा मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है। अधिकारी भी इस बात को जान रहे हैं कि सकेल अपील कहाँ जाएगा। लोग राज्य में इंफॉर्मेशन ऑफिसर है ही नहीं, इसलिए लापरवाही बरतते हैं। सर, इस पर क्या किया जा सकता है? देखिए, इस पे क्या किया जा सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। या आप फर्स्ट सूचना मांग सकते हैं, सूचना आवेदन लगा सकते हैं। जन सूचना पदाधिकारी काम कर रहे हैं, वो नहीं दे रहे हैं, प्रथम अपीलीय पदाधिकारी उनसे जो सीनियर है उनको भी आप सूचना अधिकार के तहत प्रथम अपील कर सकते हैं। सेकेंड अपील भी आप फाइल कीजिए। एक धारा 18 उसमें शिकायतवाद भी आप फाइल कीजिए, लेकिन वहां आप सुनवाई रुक जा रही है। अब आप क्या करेंगे? तो ये जो सूचना का अधिकार अधिनियम जो है ना, ये भारतीय पार्लियामेंट ने बनाई है, ये केंद्रीय कानून है और इसको सभी राज्यों ने अंगीकृत किया है, स्वीकार किया है। तो कोई भी कानून का कस्टोडियन कौन होता है, कौन उसको इंटरप्रेट करता है? हाई कोर्ट, न्यायालय। तो आप वहां पर अपना रीट के लिए तो जा ही सकते हैं। आर्टिकल 226 जाइए, रीट कीजिए। वो तो ठीक है सर, वो किया जा सकता है, लेकिन इतनी संवेदनहीनता आज तक हमने नहीं देखी थी जितना झारखंड गवर्नमेंट जो दिखा रही है। तो सर, अब तो वो चुनी हुई सरकार है, उस पर हम क्या बोले? लोगों ने उसको चुना है। अब उस चुनी हुई सरकार पे वो अलग संस्था है, उस पर हम क्या बोले? हम लोग का तो, हम लोग और आप लोग के मोहम्मद से ना वो बैठी हुई है। अब आपको इसीलिए 5 साल का टर्म दिया जाता है
अगर नहीं काम ढंग से होता है तो आप 5 साल में अपना निर्णय बदल देते हैं। इस पर सर एक तो आंदोलन किया जाना चाहिए कम से कम। कई आरटीआई एक्टिविस्ट इस पे आंदोलन कर रहे हैं, कई लोग हाईकोर्ट भी गए हैं, कई लोग कंटेम्प्ट भी फाइल किए हैं, चीजें हो रही है। तो ठीक है, लेकिन हम लोग का जिम्मेदारी तो ज्यादा बढ़ जाता है इस क्षेत्र में। हम लोग एक्टिविस्ट रहे हैं, तो अगर अधिकारी लोग ना काम कर रहे हैं, काम नहीं करना चाहते हैं, तो उस पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। वो लोग आंदोलन कर रहे हैं, हाईकोर्ट में गए हैं। आगे और किन्हीं का प्रश्न है तो बताइए। चलिए, बहुत जी नमस्कार। नमस्कार सर। विनोद श्रीवास्तव जी नमस्कार। एक व्यक्ति बोले, विनोद श्रीवास्तव जी आप बोले। मैं विनोद श्रीवास्तव बोल रहा हूँ सर। जी बताइए। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि रामगढ़ में मैंने आपसे बहुत पहले भी बात किया था जी कि छावनी परिषद के कार्यालय के द्वारा या परिषद कर्मचारियों के द्वारा जो टेंचिंग ग्राउंड है, जो उसका खाद गड़ा है, जहाँ पर अनडिसिप्लिन वे में सारे मटेरियल सॉइल्स को फेंक दिया जाता है ला करके, इवन उसमें मरे हुए जानवर भी रहते हैं जी, और मेडिकल सॉइल भी रहता है जी। इसके लिए हमने आपसे पूछा था, आपने हमें सलाह भी दी थी, उस बेसिस पे हमने काम भी किया था जी। और उनको हमने नोटिस भी दिया, सब कुछ दिया, लेकिन दे डिड नॉट केयर। वो उस पे सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। अभी नगर परिषद वाले लोग भी उसी पे ला करके वहाँ गिरा रहे हैं और इन दोनों का छावनी परिषद के साथ कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुआ है, जिसके तहत वो भी अपना कचरा वही फेंक रहे हैं। देखिए, आपके साथ विडंबना ये है कि आप केंद्र सरकार से भी लड़ रहे हैं और राज्य सरकार से भी लड़ रहे हैं। जो आपका छावनी परिषद है वो आपका रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है, और जो आपका नगर परिषद है वो आपका नगर विकास एवं आवास विभाग झारखंड सरकार के अधीन है। यहाँ पर आपको वो तो नगर विकास वाले सीधा बोल देते हैं कि आप छावनी परिषद वाले से बात कीजिए। जी, आप दोनों से बात कीजिए। ऐसा ही केस मेरे साथ आया था, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जो हम लोग घर में रसोई गैस जलाते हैं ना, एलपीजी, इंडियन ऑयल का मामला था। हमारे यहाँ उसका निर्बाध आपूर्ति नहीं था। एक स्लॉट था कि 25 दिन में बुकिंग होगी, नेक्स्ट 5 दिन में डिलीवरी होगी, उसके लिए भी घंटों लाइन लगता था, 2-2 दिन इंतजार करना पड़ता था। तो ये एलपीजी सिलेंडर आपको, अगर आप ऑयल कंपनी को देखेंगे इंडियन ऑयल, तो वो भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन है। और जैसे आप देखेंगे सप्लाई ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर जो है आपका, वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट जो, ये सब राज्य सरकार के अंतर्गत है। मैंने उस पर 2 आरटीआई किया, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। मैंने उस पर 2 आरटीआई किया। एक मैंने इंडियन ऑयल के जन सूचना पदाधिकारी के पास लगाया और एक मैंने लगाया वहां के एसडीओ के पास, और दोनों केस खुला। दिल्ली सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में एमएल गुप्ता साहब के कोर्ट में वो मैटर खुला, और यहाँ पर हमारे डीके सिंह साहब जो रिटायर्ड जस्टिस हाईकोर्ट थे झारखंड सरकार में, इनके पास खुला। वहां तेल कंपनी ने अपने से संबंधित इंफॉर्मेशन को दिया, और यहाँ पर एसडीओ के बिहाफ में उनका एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट थे, वो जन सूचना पदाधिकारी के बिहाफ में अपीयर हुए। वो और उनका पहला कोर्ट में सबमिशन ये आया कि गैस एजेंसी वाला प्राइवेट है सर, हम उसका इंफॉर्मेशन इनको कैसे दे सकते हैं, उसके कागज तो गैस एजेंसी के पास रखी हुई है। तो माननीय मुख्य सूचना आयुक्त साहब, भूतपूर्व न्यायाधीश झारखंड उच्च न्यायालय ने उनको फटकार लगाई और बोले आप कैसे कार्यपालक दंडाधिकारी हैं, आप ही ना जाके उनका वेट मेजर चेक करते हैं, आप ही ना उनका आपूर्ति कितना हो रहा है उसको चेक करते हैं, आप ही ने ना वहां उनको विस्फोटक का एनओसी दिया है। और अगला सुनवाई का तारीख में हमको सारा इंफॉर्मेशन मिल गया, और हम उस इंफॉर्मेशन के बेसिस में इंडियन ऑयल के विजिलेंस जो है उनको लिख दिए। वहां से विजिलेंस टीम आ गई इंडियन ऑयल की तरफ से, और उसके गैस गोडाउन में छापा पड़ा, और जितना सिलेंडर था उसको तौल किया गया। उसमें से कई सिलेंडर अंडरवेट पाए गए, और फिर उसके बाद वो जो जांच दल आया था, उन्होंने आम उपभोक्ता जो थे उन्होंने उनके सर्विस के बारे में उनसे डिटेल लिया, और जो सेवा में कमी थी, इन सब चीज का उन्होंने रिपोर्ट किया। वो रिपोर्ट की कॉपी हमको सूचना आयोग के
निर्देश के आलोक में हमको वो भी प्राप्त हो गई, और बाद में उसको जाके वहां पर पेनल्टी किया गया, और उस पेनल्टी का असर ऐसा हुआ कि एक पेनल्टी उसको पहले कभी हो चुका था, ये सेकंड पेनल्टी उसको हुआ, और इसमें नियम है कि अगर 3 पेनल्टी होती है तो उस गैस एजेंसी को टर्मिनेट करना है और नया कॉल करना है, और वो फिर वो गैस एजेंसी पूरा सुधर ही गई। आप भाग्यशाली रहे ना सर कि आपका काम जल्दी जल्दी होने लगा। नहीं, हम भाग्यशाली नहीं रहे, हमने कानून को बारीकी से उपयोग किया। हम सही बात है, लेकिन यहाँ तो हमारे साथ तो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि न छावनी परिषद कानून को मानने के लिए तैयार है और नगर परिषद मानने के लिए तैयार है। हाईकोर्ट जाइए। रांची में पर्यावरण विभाग को भी लिखा, वो भी इसके ऊपर हमको आज तक किसी भी हाईकोर्ट जवाब नहीं। हाईकोर्ट चल जाइए, इसमें रिट दाखिल कीजिए, और सभी विभाग जो पर्यावरण है, प्रदूषण है, रक्षा मंत्रालय है, छावनी परिषद है, नगर विकास विभाग है, शहरी आवास विकास भारत सरकार, सबको पार्टी बनाइए और एक रिट फाइल कीजिए। वही तो मदद आपसे चाहते हैं सर, आप है रांची में तो आप हमको थोड़ा सा कीजिए तो हम आते हैं ना आपके पास। ठीक है, हम लोग बात कर लेंगे, अभी हम लोग आरटीआई पे बात कर रहे हैं। अब अगला जिनको कोई जिज्ञासा है, लास्ट जिज्ञासा है, हम लोग का समय अब समाप्ति की ओर है, आप पूछिए। दीपेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। आरटीआई से सही बात है, बट इसका कुछ दुष्परिणाम भी देखने को आ रहा है। जैसे कि बेवजह फेक एड्रेस के साथ में, फेक नाम के साथ में बेहुदा कुछ भी सवाल, जो जिसका मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन का सवाल, उस टाइप का, इसको कौन सेक्शन दिए हैं, क्यों दिए हैं, क्यों, जैसे आपने बोला ना कि क्यों नहीं पूछना है, सवाल नहीं पूछना है, क्वेश्चन नहीं पूछना है, सूचना मांगनी है। हाँ जी, इसके बारे में बहुत लोगों को क्लियर नहीं है। तो एक तो ये एक एड्रेस में है और ईमेल यूज करते हैं, उसका क्या उपाय है? देखिए, बात तो सही हो, ये सरदर्द है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर का, जो कि सरकारी विभाग के अफसर हैं। हम लोग नागरिकों के लिए वो कोई उसमें दिक्कत नहीं है। अब वो एश्योर करें, वो जिसको क्वेश्चन है उसको क्यों इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उसका इंफॉर्मेशन आवेदन को रद्द कर दें। जी जी जी, भारतीय नागरिक होना इसके लिए जरूरी है सबसे। बिल्कुल, भारतीय नागरिक ही इंफॉर्मेशन मांग सकता है। अगर आप अपना कोई पदनाम है, कोई संस्था में है, कोई सरकार में है, कोई पद में कार्यरत है, तो उस पदनाम से आपको नहीं मांगना है, आपको नागरिक के हैसियत से ये अधिकार दिया गया है। और सामने वाला ऑफिस अगर आईडी प्रूफ मांगता है तो फिर क्या देना है? और उसमें आप देखिए सेक्शन 6(2) में आपको आईडी प्रूफ नहीं देनी है। देखिए, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। सेक्शन 6(2) सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक से सूचना का अनुरोध करने के लिए किसी कारण को या किसी अन्य व्यक्तिगत ब्यौरे को सिवाय उसके जो उससे संपर्क करने के लिए आवश्यक हो देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। केवल आपका पता के अलावा आप ये भी नहीं पूछ सकते कि आप इंफॉर्मेशन लेके क्या करेंगे, क्यों इंफॉर्मेशन चाहिए। ये सेक्शन 6(2) में एकदम आप पढ़ लीजिए, और यही उसको आपके जन सूचना पदाधिकारी को बताइए, भैया तुम हमसे सवाल नहीं पूछ सकते हो, तुम्हारा काम है, हमको अधिकार है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, हम उसको क्या करेंगे वो हम अपना विवेक के अनुसार उसका प्रयोग करेंगे। कई बार ना फेक एड्रेस होने के कारण वो पूछता है कि भारतीय नागरिक है कि नहीं, ये प्रूफ कीजिए, तब क्या किया जाए? तो बताएंगे, अपना एफिडेविट करेंगे, जो भी उसका समाधान होगा वो करेंगे। जी, आपका ठीक, आपका वोटर आईडी होगा, आपका आधार कार्ड होगा। बहुत अच्छा रहा सेशन। तो इस सेशन को हम लोग अभी यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। आप लोगों को आशा है कि बहुत जानकारी मिली होगी। ये बहुत लंबा एक्ट है, तो आप सभी का धन्यवाद। जी लास्ट है, ये लास्ट है, मैडम का लास्ट है। आप बताइए मैडम। सर मेरे को ये पूछना था कि क्या हम पुलिस से कोई भी आरटीआई के थ्रू डॉक्यूमेंट या कोई डिमांड कर सकते हैं? हाँ, आप सूचना ले सकते हैं। उसके लिए क्या कोई ऐसा है क्या धारा या कुछ सेक्शन या कुछ सेक्शन 6 में आप उससे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। पुलिस भी लोक प्राधिकार है, पुलिस को भी सरकारी राशि जो है वही पेमेंट होता है।
पुलिस भी आपका होम डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है। जी जी, तो इसका मतलब सेक्शन 6 के थ्रू हम पुलिस से जो भी मेरे मैटर से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो हम डिमांड कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हम इस सेशन को समाप्त कर रहे हैं और फिर हम लोग जल्द और मिलेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।